So hello guys, a very good evening to all of you and basically in this video I will show you about polymorphism. So guys, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था dependency injection. So this is my channel tutorial point 2016 and इसके अंदर जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अपलोड की हैं लाइक बूटस्ट्रैप ऊप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, जो अभी मेरा फोकस है वो ऊप्स ट्यूटोरियल फॉर बिगनर इन पीएचपी पे ही है कि इसमें जितनी वीडियोस एक ऊप्स कॉन्सेप्ट पे अगर कोई आपको वेबसाइट डेवलप करनी है तो वो कैसे बनेगी हम सब इसमें सीखेंगे। नाउ बूटस्ट्रैप पीएचपी एंड पीएचपी प्लस प्लस ट्यूटोरियल में आप सीख सकते हैं कैसे हम एक कर्ड ऑपरेशन बनाते हैं यूजिंग माई का यूज़ करके, डायनेमिक कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं वेब पेज पे, आप पूरा इसमें लर्न सीख सकते हैं। अजेक्स का एग्जांपल मैंने दिया था, एक जे क्वेरी अभी हमने सीरीज शुरू नहीं की है बट एज सुन एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको शुरू करेंगे। केक पीएचपी अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, हाउ केक पीएचपी वर्क्स हम ये सब देखेंगे। बाकी अभी जो आज का वीडियो रहेगा वो पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा। अभी तक हम ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था और आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, द लैंग्वेज विच इम्प्लीमेंट ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट अभी हम देख चुके हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ देम। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है कि पॉली मीन्स वन थिंग एंड मोर, मतलब पॉली मीन्स क्या है, वन थिंग एक चीज, मॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स उस चीज के अलग अलग तरीके। मतलब वन थिंग इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। अगर आपके पास एक चीज है और आप उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज कर पा रहे हैं अलग अलग जगह पे, मतलब हर जगह उसका मतलब अलग होगा पर वो चीज एक ही है, डेट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं एक आम भाषा में बात करूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि वन थिंग इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ या जावा जैसी लैंग्वेज की बात करूँ तो उनमें क्या था, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स के होते हैं, कि एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम में क्या होता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम पे क्या होता है वर्चुअल फंक्शंस। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूँ तो अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ आपको कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, हमने ये पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था कि लाइक इसके हमने पढ़ा था कि कंपाइल टाइम होते हैं, एक तो कंपाइल टाइम हो गया, और कंपाइल टाइम में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन ओवरलोडिंग। और साथ ही हमने पढ़ा था उसके बाद फिर इसमें इसी के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो वहाँ तो इनका पर्पस जो था हमने यूज़ करा था, बट ऐसा होता है कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स और एथिक्स होते हैं जो बने होते हैं, हम उससे तो हम बाहर नहीं जा सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर चीज़ें इंप्लीमेंट यहाँ करनी हो तो हम कैसे करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और था जो रन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था, ठीक है, जिसमें हमने देखा था, सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वर्चुअल फंक्शन। मतलब हमने तो नहीं देखा क्योंकि हमने अभी सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल तो नहीं बनाए हैं, बट यस उसके अंदर ये कुछ फॉर्मेशन होती है इस तरीके से polymorphism की। So guys, polymorphism has two types: compile time polymorphism and runtime polymorphism. In compile time we have function overloading and operator overloading. In runtime we has virtual function. So अगर मैं compile time की बात करूँ तो उसमें होती है early binding, मतलब पहले ही। In compile time we decided which function is called first. In runtime after compile, in runtime we decide which function is called first. तो रन टाइम में होती है उसे बोलते हैं लेट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? लेट बाइंडिंग। और कंपाइल टाइम में जो होती है उसे बोलते हैं अर्ली, मतलब जल्दी, मतलब उसी टाइम पहले ही, रन टाइम से पहले ही, उसे बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पॉलीमॉर्फिज्म की हमेशा, जब भी हमने थ्योरी पढ़ी है तो हमने ये कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़े हैं। बट गाइज इसको भी यहाँ से हम हटाते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो, आपको अगर देखना हो, आपको लिखना हो तो आप वीडियो स्टॉप करके बिल्कुल लिख सकते हैं, बट अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग को कैसे अचीव किया जाए पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई पूछे कि फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन कैसे क्या होती है तो आप बोल सकते हैं कि टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन के नाम सेम होंगे बट उनका जो काम होगा वो अलग होगा। और पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में तो यही तो कहती है कि वन थिंग मैनी फॉर्म, वन थिंग इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। सपोज यू हैव वन फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है, उसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म।
तो अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं डाइसेक्ट करूंगा फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, तो आपको और क्लियर करेगा पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग। बट आज की वीडियो में हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का और देखेंगे कि कैसे उसको अचीव किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं हम एक काम करते हैं, एक क्लास ले लेंगे हम रेक्टेंगल, ठीक है, और एक क्लास ले लेंगे हम सर्कल। हमने दो क्लास ले ली, एक रेक्टेंगल सर्कल, और एक क्लास और लेंगे जिसका नाम देंगे हम शेप, ठीक है। बट पॉलीमॉर्फिज्म को मैं इम्प्लीमेंट अभी मैं कोड में इम्प्लीमेंट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ओके गाइस, थोड़ा मैंने इसका फ़ोन मैंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स थे तो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उनकी एक रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा सा फ़ॉन्ट थोड़ा सा आप लार्ज रखो, तो मैंने इसलिए थोड़ा, मेरे को अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे को लगा कि फ़ोन थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि कोड एक विजिबल फॉर्म में रहे। तो मैंने तीन क्लासेस ली, एक रेक्टेंगल और सर्कल, और एक क्लास हमने शेप ली है। गाइज पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे डायरेक्टली तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जैसे हमने सी प्लस प्लस में या जावा में कर रखा है, मतलब जो कोड डिफाइंड है गूगल पे भी आप देख सकते हैं, तो उस तरीके से इसकी फॉर्म नहीं बनेगी यहाँ पे। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको आपको अचीव करना है तो आप इंटरफेस का यूज़ कर सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपने, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, अगर काफ़ी लोग इस पे आप वो कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम इंटरफेस का यूज़ करके ही हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म का और बेहतर यूज़। बट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैं कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करूँगा यूजिंग इंटरफेस। बट आई होप अगर मैं आज आपको वीडियो ये बता रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा एक बार इंटरफेस के बारे में बताना चाहिए, जो अगर कोई यूज़र इस वीडियो को देख रहा है, वरना ऐसा नहीं है वो मेरे चैनल में जाके वीडियो नंबर 6 इंटरफेस को देख सकता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी देख सकता है। मैंने बहुत ही लाइव एग्जांपल दिए थे इसके, यहाँ तक कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के दो एग्जांपल दिए थे। पार्ट पार्ट 5 है, एक पार्ट 5.1 है, उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूरा सीख सकते हैं। बट पहले आपको बता दूं कि इंटरफेस हमने क्या देखा था। इंटरफेस के अंदर हमने एक इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले थोड़ा बता दूं आपको। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए मैं वापस इंटरफेस पे आया हूँ। इंटरफेस गाइस बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी मेथड्स, कॉल बाय मेथड्स आप बोल सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी, इसे आप खाली डिक्लेयर करेंगे, उसकी डेफिनेशन नहीं देंगे। उसकी डेफिनेशन आप तब देंगे अगर आप कभी भी, क्योंकि इंटरफेस कभी एक्सटेंड नहीं होता। अगर आपने मेरे पूरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास को हमेशा एक्सटेंड किया करते हैं और इंटरफेस को एक्सटेंड ना करके हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट। तो मैंने बता रखा है ये। और इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शन होगा वो खाली फंक्शन विदाउट डेफिनेशन होगा, मतलब फंक्शन विदाउट डेफिनेशन होगा, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। ऐसे ही हमने इंटरफेस एक बी बनाया, उसमें फंक्शन दिया डेमो 1, ऐसी डेमो यहाँ दिया, और एक क्लास बनाई और ए और बी को हमने क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया डेमो के अंदर। मतलब अब ये डेमो और डेमो 1 हम इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ दे दी है, और अब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने फिर इनको बुला लिया और प्रिंट करवा लिया। तो गाइज इंटरफेस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी मेथड्स एंड यू कैन से दैट कि इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल भी, लाइक हमने आप देखा होगा, मैं ऐसे वेरिएबल मैंने काफ़ी बनाए हैं जब मैं क्लास का यूज़ करता हूँ, लाइक नेम। ये चीज़ आप इंटरफेस के अंदर नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटरफेस कंटेन ओनली एम्प्टी मेथड्स एंड यू कैन इम्प्लीमेंट इन क्लास। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू में भी जाएंगे पूछ लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। So guys, abstract class का मैंने बताया था कि abstract class is a class that contain empty methods as well as non-empty methods, but interface contain only empty methods, खाली मेथड ही डिक्लेयर करता है, डेफिनेशन नहीं करता। बट अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक क्लास बनाई है abstract, जो कहाँ बंद हो रही है, यहाँ पे बंद हो रही है। इसके अंदर ये तो abstract मेथड है ही है, मतलब कि एक बात और ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, बट इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ना यूज़ करके खाली नॉर्मल फंक्शन ही यूज़ करते हैं। और जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं तो उसमें अगर कोई आप फंक्शन की डेफिनेशन नहीं देना चाहते हैं, मतलब खाली चाहते हैं कि उसकी डेफिनेशन हम बाद में देंगे, तो आप एब्स्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे। और इसके लिए आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक क्लास ही है, उसके लिए आप एक्सटेंड ही करेंगे। खास बात ये होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आप बेस क्लास को सीधे एक्सटेंड करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो इसकी कोडिंग, इसका लॉजिक है, इसकी डेफिनेशन है, आप यहाँ दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंटरफेस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एम्प्टी मेथड्स and abstract class is a class that contain empty method as well as non-empty methods, and you can declare also variables, but in case of interface you can't declare variables. And one of the more
एक और पॉइंट जो है इसके अंदर, इंटरफेस कंटेन एवरीथिंग, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन, एवरीथिंग, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एवरीथिंग, कंस्ट्रक्टर, नॉर्मल फंक्शन एंड नॉर्मल वेरिएबल्स। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे कि अब मैं जो इंटरफेस, अब मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा, अब आपको वो काफ़ी क्लियर होगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। और गाइज, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं दो वीडियो में फिनिश करूंगा, तो आज ये पहली वीडियो है पॉलीमॉर्फिज्म की। सो सबसे पहले मैंने जो मेरा आज का सिनेरियो है वो ये है कि हम दो क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, रेक्टेंगल और सर्कल, और शेप को हम क्या लेंगे, इंटरफेस। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, वन थिंग मैनी फॉर्म्स। हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे और उनको उसी सेम फंक्शन को हम अलग अलग क्लास में यूज़ करेंगे, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो अलग होगी, उसका काम क्या होगा वो अलग होगा। तो आई थिंक पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को वो मैच कर जाएगा। और एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस है वो फाइनली क्या है, एक कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर। इफ यू वांट टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन देन यू कैन यूज इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं तो आपको 60 से 80% आपको अचीवमेंट हो जाएगी एब्स्ट्रैक्शन की। बट अगर आप इंटरफेस यूज करते हैं तो आपको पूरा 100% आपको वो मिलेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि शोइंग एसेंशियल फीचर एंड हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। वही चीज दिखाओ जो यूजर को दिखानी है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टू यू कैन, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉलीमॉर्फिज्म देखने वाले हैं अभी। तो अभी एक इंटरफेस बनाएंगे हम इसके अंदर, और इंटरफेस का नाम देंगे हम शेप। बाकी दो क्लासेस यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए। सबसे पहले हम बनाएंगे इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है इंटरफेस, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसका नाम हम देते हैं शेप। और अब मैंने आपको बताया है कि इंटरफेस के अंदर ओनली कंटेन एम्प्टी मेथड्स, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम देते हैं कैल्स एरिया, जो हमें क्या करके देगा, कैलकुलेट एरिया। मतलब कि अब देखिए आप, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर बात करें रेक्टेंगल के एरिया की, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई, और पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.14 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, सो गाइज हमने यहाँ पे सिंपल एक अपने जो, अब देखिए फंक्शन नेम मेरे पास क्या रहेगा, फंक्शन नेम रहेगा कैल्स एरिया, और हर बार हम यही सेम फंक्शन यूज करेंगे। मतलब वन थिंग, दिस इज योर वन थिंग, एंड वन थिंग इज यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो दिस इज अ टू पर्पस, लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड सर्कल का क्या है, पाई आर स्क्वायर। सो ये तो हमने बना लिया इंटरफेस यहाँ पे सिंपल। अब आप देखिए सिंपल, मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ क्या, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल के अंदर हम क्या करेंगे सिंपल, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप सिंपल एक पब्लिकली दो वेरिएबल बना लीजिए, एक आप बना लीजिए लेंथ, और एक हम बना लेते हैं पब्लिक ब्रेथ। ठीक है, और अब ये PHP यूज़ करें तो आपको डॉलर तो लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम डॉलर लगा लेते हैं। आई होप कोड आपको विजिबल होगा। तो अब देखिए, सॉरी, तो हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ के लिए। और मैं थोड़ा सा, इतना आपको मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर भी यहाँ यूज़ कर लेते हैं, एक मीनिंगफुल, क्योंकि कोड जब, क्योंकि एक अच्छा कोड वही होता है जिसमें आप सब कुछ चीज़ें यूज़ करें। अब कंस्ट्रक्टर में, अगर आपको कंस्ट्रक्टर पढ़ना है तो मेरी सेकंड थर्ड वीडियो देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का पूरा मैंने इसको डिस्क्राइब किया था। अब सिंपल हमने यहाँ क्या किया, अब देखिए रेक्टेंगल क्लास बना ली, इंटरफेस हमारा बना हुआ है शेप। अब आई वांट टू यूज दिस फंक्शन इन रेक्टेंगल क्लास। सो अब हम क्या करें उसके लिए, सिंपल, आप एक्सटेंड तो नहीं करा सकते इंटरफेस को, आप इंप्लीमेंट कर लीजिए। आप इंप्लीमेंट कर लेंगे क्या, शेप, और जैसे ही आप शेप को इंप्लीमेंट करेंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए क्या एरर आएगा, एरर आता है उसके लिए कि इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक्चुअली शेप कंटेन कैल्स एरिया, कैल्सी एरिया। अब आपने इंप्लीमेंट कर लिया रेक्टेंगल के अंदर, तो यू मस्ट इंप्लीमेंट कैल्स एरिया इन रेक्टेंगल क्लास, ये कहेगा आपको। अगर आप इस एरर पे जाके क्लिक करेंगे तो अपने आप ये फंक्शन बना देगा। आप देखिए यहाँ पे फंक्शन अपने आप आ गया, अब एरर भी चला गया, मींस यू नीड, आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया। मतलब कि अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन को आपने यूज़ कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे,
सिंपल। अभी देखते हैं हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू। और किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं? रेक्टेंगल का। और उसमें क्या पास करूंगा मैं? एक लेंथ पास करनी है मुझे, मैं पास करता हूँ 23। और एक मुझे ब्रेथ पास करनी है 45। ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्टर में उसको रिसीव कर लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम एल होगा, और एक वेरिएबल होगा जिसका नाम बी होगा। दोनों को रिसीव करने के बाद मैं क्या करूँगा, लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ यूज़ कर रखा है, तो मैंने यहाँ सिंपल दिस लेंथ और इक्वल टू एल। अगर आपको दिस कीवर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। दिस कीवर्ड इज यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग। अब रेक्टेंगल क्लास कंटेन टू वेरिएबल्स लेंथ एंड ब्रेथ। नाउ अभी हमने क्या पास किया? 23। 23 कहाँ गया? यहाँ पे। और 45 कहाँ गया? यहाँ पे। नाउ अब मुझे, मैं अगर मैं चाहता हूँ कि अभी इस 45 जो एल, इस डॉलर एल की वैल्यू 45 कहाँ चली जाए इस लेंथ के अंदर, तो मुझे दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये क्योंकि अभी ये क्या है मेरा लेंथ और ब्रेथ, ये मेरे स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। अगर आपको सीखना हो स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल हम दिस ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं? सेल्फ। मैं ये सब बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इनका जब पर्पस चेंज हो जाता है तो इनके थोड़े कीवर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। अगर इस वेरिएबल को मैं स्टैटिक कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना, मतलब मुझे सेल्फ यूज़ करना पड़ेगा। और एरो ऑपरेटर की जगह मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो गाइज अगर आपको ये बातें मेरी समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार स्टैटिक कीवर्ड की जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो, इसलिए मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। अब नेक्स्ट आप देखिए, सेम ये ब्रेथ के लिए भी रहेगा। और अब आप कंस्ट्रक्टर कॉल जैसे ही आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल हुआ और हमने क्या कर दिया यहाँ पे लेंथ और उसकी ब्रेथ की वैल्यू सेट कर दी। अब मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, इस कैल्स एरिया, क्योंकि एरिया तो हमने यहीं कैलकुलेट करना है, और एरिया उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। हम रिटर्न करवाएंगे, और रिटर्न में हम क्या देंगे? डॉलर दिस लेंथ, क्योंकि वैल्यू हमें पता ही है क्या है, और डॉलर दिस ब्रेथ। सिंपल। अब ये क्या करेगा? जैसे ही अब इस फंक्शन को हमें कॉल तो करना पड़ेगा, तो हम किससे बुलाएंगे? ऑब्जेक्ट से बुलाएंगे, obj1 और कैल्स एरिया। और यहाँ पे हम सिंपल इसको प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है। इसका इतना आउटपुट देखते हैं अभी क्या आता है। 1035। अगर आप इंटू भी करेंगे तो क्या आएगा? 1035। सो गाइज ये तो हो गया, यहाँ पे आपने इस फंक्शन को यूज भी कर लिया, मतलब वन थिंग मैनी फॉर्म्स। बट अभी मैनी फॉर्म तो है नहीं, तो क्या करें? एक क्लास और बना लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एक डेफिनेशन जो हमारी उसकी है पॉलीमॉर्फिज्म की वो पूरी कंप्लीट हो। तो एक सर्कल क्लास बना लेते हैं, और सेम यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पब्लिक, जिसका नाम देते हैं रेडियस, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। सो सिंपल, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और बना लेते हैं, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया था। इसे हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम कोड है हमारे पास। इसे यहाँ से रिमूव करते हैं, और यहाँ पे अभी हम रिसीव करेंगे आर। और सिंपल यहाँ पे हम डॉलर डिस और रेडियस और आर। तो ये चीज़ होने के बाद हम सिंपल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है। अब हमारे ऊपर हमने कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो एक बार तो अभी हम देखिए, आप थोड़ा मैं भी पूरा रिवाइज भी करवाऊंगा कोड। तो अभी यहाँ पे सिंपल एक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम किसको? शेप को। अब एरर फिर एरर आ जाएगा, एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो अगर आप यहाँ से भी ठीक कर सकते हैं, अगर आप एडिटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप नोटपैड में काम कर रहे हो, सिंपल आप क्या कीजिए? फंक्शन और फंक्शन का नाम क्या था? कैल्स एरिया। बस एरर, अब आप एरर अपने आप आपका हट जाएगा। बट एक और बात, खास बात ये है कि फंक्शन जो इसको एब्स्ट्रैक्ट, इसको यहाँ से हटाते हैं, और पब्लिक फंक्शन, क्योंकि फंक्शन का जो फॉर्मेशन रहेगा वो सेम रहना चाहिए। मैंने पब्लिक नहीं किया था, अब ये ठीक है। तो गाइज अभी आपने देखा, हमने यहाँ पे अब एरर भी चला गया। अब देखिए सेम फंक्शन है, रेक्टेंगल के लिए भी फंक्शन नेम सेम है और सर्कल के लिए भी फंक्शन नेम सेम है, बट उनका जो लॉजिक है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है, वो आपकी वो अलग अलग है। रिटर्न में क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 इंटू दिस रेडियस, क्योंकि वैल्यू तो फाइनली आर से इसमें चली गई है, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको, और दिस। तो गाइस सिंपल, लॉजिक इज क्लियर। So now we create another object, because object one is reserved for rectangle class. Now we create another object, see, circle, in which we pass the value of radius. So we pass
50 सपोज, देन वी प्रिंट अगेन ऑब्जेक्ट 2 के लिए प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे कैल्स एरिया नाउ, और यहाँ पे एक इको करवा देते हैं बी आर, मतलब बी आर इज अ टैग ऑफ एच टी एम एल, सो मतलब न्यू लाइन पे आए मतलब। नाउ सी, इसको देखते हैं एक बार, तो देख रहे हैं आप 10357850। so guys, this is a polymorphism. One thing many forms, so cal area is a function name is same and the functionality is different and parameter is also different. What is a parameter? This is a parameter actually. So ये था polymorphism. I hope काफ़ी आपको clear होगा polymorphism. If you like this video guys, so please subscribe my channel if you want more videos. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे अचीव करें। एक्चुअली यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अभी तो आप कैल्स एरिया बना रहे हैं, यहाँ पे कैल्स एरिया आपने मतलब पॉलीमॉर्फिज्म तो समझ आ रहा है, बट हाउ वी कैन यूज़, कैसे हम अचीव करें, हाउ वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ साथ थोड़ा फंक्शन ओवर राइडिंग भी देख लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवर राइडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।